शेख वकास अकरम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रेक से पहले। जो लोग मुलाकात करके आए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो साथ मौजूद थे। तो इसी हवाले से पहला सवाल शेख साहब आपसे कर लेती हूँ। जो मुलाकात हुई है वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात का जो मकसद है वो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करना है, जिसके लिए वो नून लीग के रहनुमाओं से और मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है शेख साहब इस मुलाकात को? पीटीआई के नज़र से ये टोटल इररेलेवेंट मुलाकात थी। कुछ कोलीग थे जिन्होंने मैनेज किया, शाह महमूद साहब को मिले उनकी तीमारदारी के लिए। अदर देन दैट ना ये रेलेवेंट लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ना ये पीपल्स पार्टी के हवाले से रेलेवेंट है, ना ये नून लीग के हवाले से रेलेवेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई देयर इज नथिंग टू बी सेड, इसमें कोई बात ही नहीं है करने वाली। वो थे आपस में कोलीग थे, जाके मिल लिया उन्होंने, अल्लाह खैर सलाम। सर एक आपके साबिक वजीर रहे हैं, एक आपके गवर्नर रहे हैं, खैर आपको इस मुलाकात से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है? देखिए जी, इमरान खान के लिए अगर किसी ने कोई तहरीक चलानी है वो क्या वहाँ कोटलक पर से इजाजत लेने गए थे? मेरे तो ख्याल में ये तो टोटल इररेलेवेंट चीजें हैं। बहरहाल मैं क्या किसी की तीमारदारी के लिए गया उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। अच्छा, एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम भी वजीर आला को साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि केपी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर एक हार्मनी कायम करे और एक मिलकर बातचीत से मसले का हल तलाश करे? बात यह है कि वर्किंग रिलेशनशिप पे तो खान साहब ने कभी एतराज नहीं किया। वो अली अमीन गंडापुर साहब की भी मौजूद थी और खान साहब की परमिशन के साथ मौजूद थी। इशू सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव केपी जैसे सेंसिटिव सूबे का पंजाब में आता है, जहां आपकी ही पार्टी की गवर्नमेंट है, आपकी भतीजी चीफ मिनिस्टर है और आपकी कैबिनेट है, आपका जेल खाना जात का वजीर है, और वहां उसको उसके कायद से मिलने नहीं दिया जाता। सड़क पे 2 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है। थानेदार, हवालदार, SHO, पुलिस वाले एक चीफ मिनिस्टर को आगे नहीं जाने देते, ना उसके इस्तेहकाक का ख्याल करते हैं, ना उसके आईनी हक का, ना कानूनी हक का ख्याल करते हैं। तो आई रेस्ट माय केस। तो फिर वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आपके अल्फाज में कितना खुलूस है। ट्राई टू फूल अस विद दीज स्किट्स। आपके एक और साबिक साथी शेर अफजल मरवत साहब, शेख साहब कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में खान साहब को बुशरा बीबी के रिहाई के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। और बैरिस्टर गौहर साहब इसके गवाह हैं, क्योंकि वो ये पैगाम लेकर खान साहब के पास गए थे। देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है शेर अफजल साहब ने क्या गुफ्तगू की है और इसके मंदरजात क्या है। मैं गौर साहब से जरूर इस पे पूछ लूंगा, मगर ऑन द फेस ऑफ इट जो आपने बात की है, मैं जरूर कह सकता हूँ कि खान साहब न कभी किसी डील के हक में थे, ना है और ना रहेंगे। ना वो ये अपने लिए पसंद करते हैं, और उनकी जौजा जो है वो भी उन्हीं की तरह गैरतमंद खातून है, वो भी खावत की तरह डटी हुई है। मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म की कोई चीज़ कबूल करते। तो बाकी उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है ये शेर अफजल साहब समर साहब से मैं पूछ लूंगा, मेरे इल्म में नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि वो गैरतमंद है, डील की बात नहीं करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले खान साहब का ही एक्सपोज था, अफगानिस्तान के मामले पर हल करने के लिए पेरोल पर रिहाई मांग रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेरोल पे उन्होंने बात की थी, उन्होंने एक दूसरे पड़ोसी मुल्क के साथ जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होगी, जंग जो छिड़ गई, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि हम क्योंकि हुकूमत रखते हैं केपी के अंदर, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने ऑफर की थी, तो अपनी जात के हवाले से ऑफर नहीं की थी। पेरोल का ये मतलब नहीं है कि केस माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माफी हो जाएगी। सो ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, ओके फाइन, बट उसका मतलब नहीं है कि वो किसी डील पे वो आना जाना चाहते थे। शेख साहब आप लोग कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी में वो कुछ होता है जो इमरान खान कहते हैं, तो इमरान खान ने ये भी कहा हुआ है कि आप तमाम लोग जो इंटरनल इश्यूज हैं वो सोशल मीडिया पर ना लाएं। लेकिन अभी सलमान अकरम राजा साहब, मुशाल यूसुफजई साहिबा, अली जफर साहब एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। सर क्या हो रहा है ये? पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मगर जिन बंदों के पास अपने ओहदे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक पार्टी के डिसिप्लिन के तहत उनको ख्याल करना होता है। तो ये वी लीव इट टू खान साहब, क्योंकि ये सभी पार्टी के सीनियर लोग हैं, ओहदेदार हैं। मैं वैसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस पर बात नहीं कर सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि खान साहब तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं, वो खुद इसका फैसला कर देंगे या तस्वीरें वो खुद कर लेंगे, इसके ऊपर सॉर्ट कर लेंगे सबको। सर ये जो लिस्ट वाला मामला हुआ है ना, इस पे अली जफर साहब के मुताबिक खान साहब ने लिस्ट की जिम्मेदारी उन्हें दी थी, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जिम्मेदार शख्सियत हैं। सर अदालती हुक्म के भी मुताबिक और पार्टी की अपनी पॉलिसी क्या है इस हवाले से, लिस्टें जारी करने के हवाले से? सर
मुलाकात? देखिए, बात यह है कि फोकल पर्सन मुकर्रर हुए थे, लिस्ट तैयार करते थे, जो है वो जो अदालत की तरफ से हुए थे वो मंजोता साहब थे, गौर साहब थे और राय साहब का नाम था जो हाई कोर्ट से ऑर्डर थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद जो है अंदर बैठ के कुछ लोगों को जो है वो नोटिफाई किया कि मेरी जो लिस्ट है वो ये लोग बनाया करेंगे और फलां लोग जो है वो मैसेजेस के हवाले से बात करेंगे। तो लिस्टों के हवाले से ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल साहब, मंजोता साहब को जो है वो उन्होंने कहा और हमें ये बताया गया है कि अली जफर साहब के भी जिम्मे कोई काम लगाया गया है। तो इसमें ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने आपको कहा मिसकम्युनिकेशन है, जब बैठेंगे अगली पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, नो इशू होगा। सर, जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर मामला चल रहे हैं, मिशाल यूसुफजई साहिबा कह रही हैं सलमान अकरम राजा अगर इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते वो इस्तीफा दे दें, आदिल राजा से भी मिलते रहें। आपकी इल्म में है ये मुलाकातें? देखिए, पार्टी के इल्म में तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं है और सलमान अकरम राजा साहब ने इस किस्म की किसी भी मुलाकात को डिनाई किया। मैं आज उनका वो पढ़ रहा था और उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में भी यही कहा है कि मैंने कोई ऐसी मुलाकात नहीं की। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चा पैदा होता है तो कुछ महीनों बाद घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, साल का हो जाता है तो फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, कुछ वक्त गुजरता है तो पहले सहारे के साथ कदम उठाता है, फिर बगैर सहारे के पैर आगे बढ़ाता है और आखिर में अपने दम पर दौड़ने लगता है। लेकिन अगर किसी को 2 साल होने वाले हों, दौड़ना तो दूर बगैर सहारे के चल ना पाए तो फिर तशवीश बनती है, इलाज ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बकौल शाद लखनवी के मरज़ बढ़ता गया जूजू दवा की। मौजूदा हुकूमत को आए 2 साल होने वाले हैं लेकिन सरकार अब तक बड़ी इस्लाहात करने में नाकाम नजर आती है। शाहाना अखराजात जूं के तू मौजूद हैं, इनमें रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई है, बल्कि गुलशन का निज़ाम चलाने के लिए गुज़िश्ता 1 साल में मजीद 10,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया गया है। हालांकि शरह सूद में कमी की वजह से हुकूमत को 888 अरब रुपए की बचत हुई है। अगर इन सब को मिला लिया जाए तो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 84,000 अरब से ज़ायद पहुंच चुका है। वजारत ख़जाना के हुकाम खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कर्ज़ों की अदायगी में सबसे बड़ा ख़तरा माशी सुसरवी है। दूसरी जानिब टैक्स शॉर्टफॉल भी बढ़ता जा रहा है। जुलाई से अक्टूबर यानी माली साल के पहले 4 महीने में FBR को टैक्स कलेक्शन में 270 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद की खबर के मुताबिक हुकूमत रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का सोच रही है और इस हवाले से IMF हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है, जिसके तहत नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने, सोलर पैनल्स की खरीदारी, मोबाइल और लैंडलाइंस, बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सालाना टैक्स हदफ या अखराजात में कमी की भी तजवीज़ है। बरामदात बढ़ाने के दावे भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरामदात नीचे आ रही हैं, दरामदात ऊपर जा रही हैं। माली साल की पहली सहमाही में मुल्की बरामदात में 3.83% की कमी आई है, जबकि दरामदात में 13.49% का इजाफा हुआ है। तिजारती खसारा मुंह चढ़ा रहा है, करंट अकाउंट खसारा खतरे की घंटी बजा रहा है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल में फंसने का अंदेशा पैदा हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वादे अब तक हकीकत का रूप नहीं धार सके हैं। जो कंपनीज पहले से यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लाई हुई थी वो भी अपना सरमाया समेट रही हैं। हाल ही में अमरीकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी मुल्क में अपनी पैदावार और तिजारती सरगर्मियाँ बंद करने का ऐलान किया है। अब वो अपने ऑपरेशन के लिए थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार करेगी। ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले टेलीनॉर, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर और यामाहा भी अपने ऑपरेशन समेट कर जा चुके हैं पाकिस्तान से। सस्ती गैस और सस्ती बिजली पाकिस्तानियों को अब ख्वाब में ही मैसर है। कभी चीनी का बहरान, कभी गंदम का फुकदान शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को नाकाम करार दे दिया है। रवा बरस सितंबर में आलमी बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक पाकिस्तान का ये मॉडल गुर्बत में कमी करने में मुआवन नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदन में इजाफा रुक गया है। मुतवस्सित तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी, सस्ती बिजली और रिहाइश तक मैसर नहीं है।
ایک تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے 37% نوجوان نہ تو ملازمت کر رہے ہیں اور نہ ہی تعلیم و تربیت میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں پاکستانی غربت کو دونوں پیمانوں پر جانچا گیا ہے، ایک تو مقامی جس کے مطابق قومی سطح پر غربت 25.3%، لیکن بین الاقوامی غربت لائن جس کے مطابق یہ شرح 44.7% ہے۔ یعنی مقامی معیار کے مطابق پاکستان کا ہر چوتھا شخص غریب ہے، لیکن عالمی معیار کے مطابق ہر دوسرا یا تیسرا شخص غربت کی لکیر پار کر رہا ہے یا کر چکا ہے۔ نظام میں اصلاحات کا دعویٰ کرنے والی حکومت کو 2 سال بعد اب جا کر ہوش آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 8 خصوصی ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں صنعت کار، تکنیکی ماہرین اور حکومتی عہدیداران شامل ہیں، جن کا مقصد ایسی سفارشات اور ایسی تجاویز مرتب کرنا ہے کہ جس سے ملکی معیشت کو تقویت ملے، اصلاحات کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے۔ یعنی 2 سال بعد بھی ہم پلان پر عمل کرنے کے بجائے ابھی پلان بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس میں بھی کامیابی ملتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو یقیناً وقت کرے گا، لیکن امید یہی ہے کہ اس کا حشر ماضی کی طرح نشستن گفتن برخاستن نہ ہو۔ اگر روڈ میپ آئے تو اس پر عمل بھی ہو جائے، تاکہ پاکستان معاشی طور پر صرف اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو بلکہ خطے کے تمام ممالک کو چھوڑتے ہوئے آگے نکل جائے۔ پروگرام میں کوئکلی ناظرین آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے کہ گولیوں سے چھلنی 100 بجا لاشیں پڑی ہیں، بدترین تشدد سے زندگی اور موت کے بیچ جھولتے انسان، دہشت اور وحشت کے خون جما دینے والے مناظر۔ یہ خوفناک منظر کشی ہے سوڈان کے شہر الفاشر کی، جہاں گزشتہ 6 دنوں کے دوران 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان میں خانہ جنگی کا ریکارڈ رکھنے والے گروپ نے بدترین صورتحال کو حقیقی نسل کشی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ کئی سالوں سے خانہ جنگی کے شکار سوڈان میں 6 دن پہلے نیم فوجی گروہ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس نے 18 ماہ کے محاصرے کے بعد الفاشر شہر کا حکومتی فورسز سے جھڑپ کے بعد کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد شہریوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کے دوران RSF نے شہریوں پر اندھا دھند گولیاں چلائیں، جس سے مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئے۔ خبروں کے مطابق RSF کے جنگجو شہر چھوڑنے والوں خصوصاً مردوں کو حکومتی فورسز کے حمایتی ہونے کے شک پر قتل کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورس کے قبضے کے بعد شہریوں پر تشدد، لوٹ مار اور قتل عام کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ باغی فورس کے ارکان نے انسانیت سوز کارروائیوں کی حد پار کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوڈانی شہر الفاشر میں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور لڑکیاں جنسی زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، جرائم کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ RSF کے جنگجوؤں نے شہر میں سعودی زچہ و بچہ اسپتال پر حملہ کر کے 460 سے زائد افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔